नमस्कार। लोक कल्याण के लिए सरकार नई नई योजनाएं लाती है। अच्छे स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और समाज के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कुछ वर्षों पहले ये शुरुआत की गई और फिर शनै शनै जब इसमें विकास हुआ और कुछ कमियां पाई गई और कुछ सुधार की आवश्यकता हुई तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की गई। आज के प्रोग्राम में इस योजना के बारे में जानेंगे। विषय के एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं श्री विनीत दीक्षित जी का। आप डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं HPCL में, आपका स्वागत है। नमस्कार। साथ में हैं श्री ईशान मित्तल, आप मैनेजर सेल्स हैं HPCL में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विनीत जी, जैसा मैंने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य, एनवायरमेंटल कंसर्न और सोशल डेवलपमेंट और फीमेल एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये स्कीम की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत कब हुई, क्या क्या लक्ष्य रखे गए, किस तरह से इसकी गति हुई, सबके बारे में आप विस्तार से बताएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत गाँवों में बसता है, और आज मैं कहूँगा कि उनके जाने के लगभग 75 वर्ष बाद भी ये बात उतनी ही सही है जिस वक्त उन्होंने कही थी। आज भी आंकड़े बताते हैं कि लगभग देश की 64% आबादी अभी भी गाँव में निवास करती है। और चूँकि हमारी इकोनॉमी जो देश की अभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और काफ़ी हद तक लोग गरीब हैं, गाँव के लोग गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, तो इसलिए वहाँ के किचन में अभी भी जो नॉन कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं या जो कह लीजिए कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, लिक्विड फ्यूल्स हैं या एग्री वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, लकड़ी है, कोयला है या इस तरह के जो कैटल्स का जो वेस्ट है, काउडंग हाँ, काउडंग है, गोबर है जिसे हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों के इस्तेमाल करने से कई सारे नुकसान हैं। एक तो सबसे बड़ा नुकसान, जो किचन में महिलाएं या छोटे बच्चे काम करते रहते हैं उनको हेल्थ हैजार्ड्स बहुत होते हैं। जैसे उनकी आंखों में पानी आने की समस्या है या सांस की समस्या है या उनको दमा की शिकायत हो जाती है या इससे रिलेटेड बहुत सारे हैं, जैसे हार्ट डिसीज़ हैं, बहुत सारे। और अनक्लीन एनवायरनमेंट है तो एक अच्छा अनुभव भी नहीं होता काम करने। मैं आपको बताता हूँ, एक बार अभी मैं पढ़ रहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट था जिसके अनुसार कि वर्ष 2020 में पूरी दुनिया में करीब 32 लाख डेथ्स केवल घर का जो इन हाउस एयर पॉल्यूशन है उसके कारण से 32 लाख मौतें होती हैं। और इसमें करीब 2,37,000 तो बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 वर्ष या उससे कम है। इसके अलावा पर्यावरण को तो नुकसान है ही है। जंगल में लोग लकड़ी काटते हैं तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। आपको तो मालूम है पेड़ बहुत कम होते जा रहे हैं दिन पर दिन, उसकी वजह से पर्यावरण को भी नुकसान है। और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है जिस पे हम आपका गौर फरमाना चाहेंगे कि जो आधी आबादी है, यानी जो गांव में आबादी रहती है उसकी भी आधी आबादी, यानी जो महिलाएं हैं उनका अधिकांश समय किचन में ही गुजर जाता है, क्योंकि दिन भर कोई खाना बनाना या उससे संबंधित कार्यों में ही उनका पूरा वक्त निकल जाता है। तो अगर देश को विकास करना है तो हमें इन महिलाओं को जो कि अपना सारा समय इस तरह से अनक्लीन एनवायरनमेंट में और जो उनकी हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह है, उनको उस किचन से बाहर लाके उनका एक तो समय कम से कम किचन में व्यतीत हो, उसके लिए उनको एक क्लीन फ्यूल भी प्रोवाइड करना है। और इसके अलावा जब वो उनका समय जो बचेगा तो बाकी चीज़ों में अपना, जैसे महिला सशक्तिकरण में वो अपना कुछ फैमिली के लिए यहाँ आर्थिक रूप से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम कर सकते हैं, जिससे कि देश के विकास में या देश की मुख्य धारा में उनका सहयोग बढ़ाया जा सकता है अगर हम उनको एक क्लीन फ्यूल प्रोवाइड कर सकें और उनको एक सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद वातावरण घर में दे सकें। तो उज्ज्वला यानी उजाला से इसमें मेरे ख्याल से उज्ज्वला शब्द जुड़ा हुआ है। तो ये कब शुरुआत की गई, कितने लोगों तक हम लोग पहुँचे और फिर ये 2.0 की शुरुआत कैसे हुई? तो ये सारे जो मुद्दे मैंने आपको अभी बताए, इनको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2016 में एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने 1 मई 2016 को एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम से इस स्कीम का लॉन्च किया गया था। और शुरुआत में इसका लक्ष्य था कि ये 5 करोड़ जो गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं हैं उनको ये इसका योजना का लाभ दिया जाएगा। और इसके लिए सरकार ने उस समय करीब 8,000 करोड़ का बजट का प्रावधान भी रखा था।
और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि ये मई 2016 में जैसे इन्होंने इसको लागू किया था और इसको बड़ी जल्दी ही इसका लक्ष्य पूरा कर लिया गया था ये 2018 तक। उसके बाद इन्होंने फिर एक्सटेंडेड PMUY यानी EPMUY के नाम से इसमें कुछ एक्सटेंशन प्रोवाइड किया और इसमें 3 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन की सुविधा भी प्रदान की गई जी। और अगर मैं बात करूं पिछले 6 साल में, तो अभी तक इस योजना के अंतर्गत कुल 9 करोड़ 60 लाख कनेक्शन इसमें प्रदान किए जा चुके हैं और सरकार ने इसके ऊपर लगभग 15,000 करोड़ से अधिक अनुदान निवेश कर चुके हैं, अनुदान दिया है, इस पे सरकार की तरफ से खर्चा हुआ है। जी, प्रश्न मेरा वहीं बीच में रह गया, 2.0 अचानक से कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली क्या हुआ था, ये 2.0 की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि जब शुरुआत इसकी हुई थी तो इसमें केवल गरीबी रेखा से नीचे वाले, यानी कि जो SCCC करके एक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक सर्वे होता है, तो 2011 में वो सर्वे हुआ था। तो उस जो SCCC लिस्ट में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे, कास्ट कंसेंसस, उस सर्वे में जो लोग शामिल थे केवल उन्हीं को ये योजना का लाभ दिया गया था, उन्हीं महिलाओं को। और बाद में धीरे धीरे इस योजना में अन्य पिछड़े वर्ग या जो SC/ST कैटेगरी के लोग हैं, महिलाएं हैं, या उसमें से और भी जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, रिवर आइलैंड या आइलैंड के में रहने वाले लोग हैं, टी स्टेट या एक्स टी स्टेट के जो वर्कर्स हैं, SC ट्राइब्स हैं, उनको शामिल किया गया था। और अंत में ये PMUY जो 2 करके चालू हुई थी, उज्ज्वला 2.0, उसमें जो माइग्रेंट लेबरर्स को भी इसमें शामिल किया गया था। जी। तो यानी समाज की जो वास्तविक स्थिति है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो पहली स्कीम्स में छूट गए थे, और सिर्फ इसलिए कि वो आपके जो नोमेनक्लेचर्स हैं, जो मैंडेट है, उसमें उसका जिक्र नहीं है, इसलिए ज़रूरतमंद लोगों तक जो मदद पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाए, तो फिर तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव खाका ही बन के रह जाती। तो प्रैक्टिकलिटी को इसमें समाविष्ट किया। ईशान जी, आपकी तरफ आते हैं कि हर स्कीम के लिए कोई ना कोई पात्रता होती है या कि खास तरह के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। किस तरह से जो नीडी सेक्शन के लोग हैं वो किस तरह से इस स्कीम से जुड़ सकते हैं? जी पुनीत जी, जैसे कि बताया गया है कि इस स्कीम की शुरुआत 2016 में हुई थी, तो उस टाइम से कुछ ही वर्ग इसमें जुड़ पाए थे। पर जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट का पता लगता रहा कि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो एक्चुअली नीडी हैं और जो इसमें लाभ नहीं उठा पा रहे हैं इस स्कीम का, और जिनको ज़रूरत है। जैसे जैसे उन लोगों को हमने इसमें शामिल किया तो इस स्कीम का विस्तार होता गया। अभी इस स्कीम की एलिजिबिलिटी इतनी फ्लेक्सिबल है कि जैसे जो हमारा मिशन है सरकार का कि एक घर एक कनेक्शन होना चाहिए, तो उसमें कोई भी ऐसा परिवार जिस परिवार में कनेक्शन ना हो वो इस स्कीम का लाभार्थी हो सकता है, इस स्कीम का फायदा वो उठा सकता है। एग्जिस्टिंग कनेक्शन नहीं होना चाहिए, पहली पात्रता ये है। जैसे कि ये स्कीम महिलाओं के लिए बनाई गई थी, तो वो स्कीम वैसे ही रखी गई है। अभी भी इसमें तो महिला फीमेल ही कनेक्शन ले सकती है। सेकंड है उसके बाद इसमें आ जाता है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि स्कीम में पहले देखा गया था कि राशन कार्ड या आप उसी स्टेट में उसी राज्य में ही कनेक्शन ले सकते हैं, और अभी की स्कीम के हिसाब से ऐसा है कि अगर आपके पास राशन कार्ड दूसरे राज्य का भी है, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी हमारे भाई बहन हैं जो इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं काम की वजह से या दूसरी पढ़ाई की वजह से, तो वो लोग इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी इस स्कीम में प्रावधान रखा गया है। जो हमारी लेटेस्ट PMUY 2.0 चल रही है, उसमें उन्हें एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म देना होता है, जो आप किसी भी तीनों जो गवर्नमेंट ऑयल कंपनीज़ हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, उसके किसी भी वितरक के पास आप जाते हैं, कोई भी लाभार्थी जो इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहता है, उनके पास वो एक फॉर्म अवेलेबल रहता है। वो उस फॉर्म पे साइन करके अपना डिक्लेरेशन दे सकते हैं और उसमें अपना आधार जोड़ सकते हैं कि मैं उस राज्य का निवासी हूँ, पर किसी वजह से मुझे यहाँ पर आके रहना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, तो वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एप्लीकेशन क्या फिजिकल मोड में ही पॉसिबल है या ऑनलाइन भी किया जा सकता है? सर, एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में भी किया जा सकता है, और इसके साथ साथ हमारे CSC सेंटर हैं
जगह जगह जो हर एक गाँव में उपलब्ध हैं। अभी हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने इस प्रावधान को भी उपलब्ध करवा दिया है कि ना केवल वितरक, क्योंकि वितरक कुछ दूरी पे रहते हैं, तो आप CSC सेंटर्स पे भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। पर जब आप फिजिकल फॉर्म आपको, क्योंकि साइन के साथ रहता है और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रहता है, तो उसमें कहीं इसमें मिसयूज़ ना हो, तो उसमें जो भी लाभार्थी हैं जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसके साइन होते हैं और फिर वो फिजिकल फॉर्म आपको वितरक के यहाँ पे जमा करवाना पड़ता है, जहाँ पे इसकी फर्दर चेकिंग होती है। जी, जैसा आपने कहा कि भारत सरकार की 3 जो कंपनीज़ हैं, पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं, वो इस सुविधा को आगे बढ़ा रही हैं। जी, तो क्या किस कंपनी से वो सिलेंडर ले, ये इसका कोई खास क्राइटेरिया है या उसकी रुचि पर है, उपलब्धता पर है? इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी एक एजेंसी से या किसी एक कंपनी के थ्रू ही ले सकता है। वो अपनी नियरेस्ट जो भी उसके आसपास या जहाँ पे उसको आसान लगता है कि जहाँ पे वो आराम से दिया जा सकता है, तो वहाँ पर वो संपर्क के किसी भी तीनों कंपनीज में किसी भी वितरक के पास जाके गैस कनेक्शन अप्लाई कर सकता है। लाभ मिलने में कोई कमी नहीं है? लाभ मिलने में कोई कमी नहीं है। सरकार की एक स्कीम है, तीनों कंपनीज के लिए सेम है वो। जी, और रफली जब एक बार अप्लाई करते तो कितने दिनों में कनेक्शन मिल जाता है? सर, जब आप अप्लाई करते हैं कोई भी लाभार्थी, तो उसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस स्कीम का बेनिफिट मिल जाता है। जी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगता है, क्योंकि वो डुप्लीकेशन चेक होते हैं। पहले जो भी आप आधार कार्ड देते हैं उनकी करेक्टनेस देखी जाती है। उस करेक्टनेस के बाद जब उसको अपलोड किया जाता है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो सारा लाभ उस लाभार्थी को उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिया जाता है और उस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू हम उसे कॉन्टैक्ट करके उसे बुला लेते हैं और उससे संपर्क करके हम उसे लाभ दे देते हैं। जी, विनीत जी आपके पास आते हैं, कोई भी स्कीम होती है, कहते हैं कि ये तो कागजी बातें हैं, कागज़ों में ही स्कीम चलती है, लेकिन अब देश बदल चुका है, ऐसी बातें नहीं है। धरातल पे भी आने लगी हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ में और आंकड़ों के साथ में चीज़ें आने लगी हैं। इस योजना का इम्पैक्ट अल्टीमेटली क्या रहा है समाज पर, देश पर, आंकड़ों के साथ अगर आप बताना चाहें तो? जी पुनीत जी, ये योजना भारत सरकार की सफलतम योजनाओं में से एक है। यहाँ तक कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी अप्रिसिएशन हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये योजना लागू नहीं हुई थी, उस वर्ष 2015-16 में भारत में जो LPG का कवरेज था वो लगभग 62% था, यानी 62%। और पिछले साल ये LPG कवरेज लगभग 100% हो चुका है पूरे देश में। अगर मैं बोलूँ तो लगभग 99.8% तक भारत में LPG का कवरेज हो चुका है। और मैं अगर स्पेशली राजस्थान राज्य की बात करूं तो यहाँ पे 100% से भी ज़्यादा, यानी 110% लगभग हो चुका है। तो इस बात से परसेंटेज ओवर हो रहा है वो जो दूसरे प्रदेश से आए हुए व्यक्ति हैं? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, ये हम LPG कवरेज जो देखते हैं 2011 का जो हाउस होल्ड सेंसस है उसको रेफरेंस मान के चलते हैं। तो तब से आबादी बढ़ चुकी है। आबादी भी बढ़ी होगी, कुछ परिवार में भी जैसे जॉइंट फैमिलीज होती हैं तो वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट शादी हो जाती है बच्चों की, और फिर हाँ, तो उस हिसाब से होता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, ये योजना काफ़ी सफल रही है। गजब, ये निश्चित तौर पर आप जैसे कर्मठ लोगों की और सिंसेरिटी के साथ और सरकार की जो नियत है उसके चलते ये संभव हो पाया है कि आप देखें 2016 में कोई स्कीम शुरू हुई हो और आज हम महज एक छोटा सा बीच में कोविड का भी क्राइसिस समय भी रहा है जिसमें कि नॉर्मलेंसी बिल्कुल भी नहीं थी, और इतने कम समय में हमने 10 करोड़ लोगों तक पहुंच पाना, इफेक्टिवली पहुंच पाना निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं कहूँगा कि ये बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित तौर पर हमने जो दूसरे इसके पैरेलल एडवांटेजेस हैं जिसमें हेल्थ है और एनवायरमेंटल कंसर्न है वो भी एड्रेस हुआ है। ईशान आपके पास आते हैं, कस्टमर जो भी इससे जुड़ना चाहता है अंततः वो जानना चाहता है कि भाई मुझे इसके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। जी जी हाँ, इसके बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बताएं एक कस्टमर के तौर पे, क्योंकि पहले LPG का कनेक्शन लेना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए पॉसिबल था, उन्हीं लोगों की अप्रोच में था जिन लोगों के पास पैसा होता था। जैसे भारत सरकार ने देखा कि इसमें जो मेजर एक कॉस्ट रहती है कोई भी एक कनेक्शन लेने में, वो सिक्योरिटी रहती है, सिलेंडर और रेगुलेटर की सिक्योरिटी। तो भारत सरकार ने उसी चीज़ पे काम किया और इस स्कीम में उस चीज़ का फ़ायदा पहुंचाया कस्टमर्स को कि जो 1450 रुपये की 14 किलो के सिलेंडर के ऊपर सिक्योरिटी है और 150 रुपये की रेगुलेटर के ऊपर सिक्योरिटी है, तो 1600 रुपये
तो आप डायरेक्टली आपको वो नहीं देने हैं इस स्कीम के चलते हुए। और इसके साथ साथ 200 रुपये का और भी, क्योंकि एक वितरक आपका इसमें आपको कनेक्शन रिलीज़ करता है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस या कुछ डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं, तो वो भी वेव हो जाते हैं, वो भी सरकार इसमें बेयर करती है उन कॉस्ट्स को। तो 1450, 150 और 200 ये सब मिलाएंगे तो लगभग 1600 रुपये का एक कनेक्शन के प्रति, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि 5 करोड़ कनेक्शंस के अगेंस्ट 8000 करोड़ का टारगेट रखा था, तो आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 1600 रुपये आता है पर कनेक्शन 1600 रुपये का लाभ उसे लाभार्थी को मिल रहा है। ये तो डायरेक्ट बेनिफिट है। उसके साथ साथ क्योंकि इस स्कीम में केवल ऐसे लोग थे जो जिनको एक्चुअली ज़रूरत थी इस स्कीम की, तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि केवल इस स्कीम में जिन लोगों को लाभ मिला है, इस स्कीम में जिन लोगों को कनेक्शन मिला है, केवल उन्हीं लोगों को 12 सब्सिडी जो एक साल में भारत सरकार की तरफ से मिलती है, तो 200 रुपये की सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिल रहा है जिनको इस स्कीम के तहत कनेक्शन मिला है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने इस स्कीम में नहीं कनेक्शन लिया और नॉर्मल कनेक्शन लिया है, तो उसे इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, केवल PMUY कस्टमर्स को ही इसका लाभ मिल रहा है। जैसे अलग अलग राज्य में गैस की रिफ़िल अलग अलग होती है। जैसे अगर हम जयपुर की बात करें राजस्थान में, तो यहाँ पे आज की तारीख में 14.2 किलो का जो गैस का घरेलू सिलेंडर रहता है उसकी कीमत 1056 रुपये 50 पैसे है। हम जनवरी में हैं, जनवरी 2023 में। तो अगर उस 1056 रुपये 50 पैसे जब आप PMUY का कस्टमर्स गैस लेता है तो उसे 1056 रुपये 50 पैसे पे करने रहते हैं। उसके बाद उसको 200 रुपये उसके अकाउंट में वापस सब्सिडी के रूप में भारत सरकार की तरफ से प्रदान कर दिया जाता है। तो ये इसमें एक एडिशनल बेनिफिट है PMUY कस्टमर्स के लिए। जी, तो यानी कि सबसे पहली चीज़ ये है आपके पास दस्तावेज होने चाहिए और आप एलिजिबल होने चाहिए। बस आप नज़दीकी एजेंसी के पास चले जाइए, तीनों में से जो भी एजेंसीज हैं वहाँ आप जा सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्टली वेबसाइट के ज़रिए भी इसमें एप्लीकेशन भर सकते हैं। लेकिन अंततः आपको दस्तावेज जमा कराने के लिए किसी न किसी केंद्र पर जाना ही पड़ेगा। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क आपको नहीं देना है, कोई सिक्योरिटी के नाम पर, कनेक्शन के नाम पर, दस्तावेजों के नाम पर। ख़ास तौर पर ये रिपीट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भ्रांतियाँ बहुत होती हैं, लोग मनमर्जी से मनगढ़ंत बातें कह देते हैं, या कुछ जो लोग शैतानी मानसिकता के लोग होते हैं, जो छल करने की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। इसलिए बात कहना ज़रूरी कि पूर्ण तरह निःशुल्क है, और जो आपकी सब्सिडी है वो धीरे धीरे आपके खाते में। इसमें मैं पुनीत जी एक बात आपकी जोड़ना चाहूँगा कि निःशुल्क तो है, बट इसके साथ साथ क्योंकि आप जब एक गैस कनेक्शन लेते हैं तो आपको चूल्हे की आवश्यकता होती है, तो भारत सरकार ने चूल्हे को इसके साथ मैंडेटरी कर दिया है। तो 990 रुपये का चूल्हा है, और जैसे मैंने बताया कि एक रिफ़िल के पैसे हैं, तो वो कस्टमर को पे करने रहते हैं। बट इस स्कीम में उस चीज़ को, मतलब इन दोनों अमाउंट्स के लिए एक लोन की सुविधा भी प्रदान की गई है भारत सरकार की तरफ से, कि जो आपकी रिफ़िल की कॉस्ट है और जो आपके स्टोव की कॉस्ट है उसको आप कस्टमर चाहे तो लोन के रूप में ले सकता है, कि अंततः उसे एक कनेक्शन बिल्कुल कॉस्ट फ्री मिलेगा, बट जो वो कॉस्ट है वो उसकी सब्सिडी से रिकवर होती रहेगी, कि जब तक उसकी सब्सिडी इनिशियली लागत आपको देनी, लेकिन आपको पेबैक सब्सिडी की फॉर्म में होता रहेगा। जैसे जैसे वो रिफ़िल लेते रहेंगे, जैसे एक साल में 12 रिफ़िल का प्रावधान है, 12 रिफ़िल की सब्सिडी का प्रावधान है, तो एक साल में 2400 रुपये वैसे हो जाते हैं, 200 रुपये करके। तो उतना जब तक उसका वो अमाउंट जो गैस की रिफ़िल का देय है और स्टोव का देय है, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक वो अमाउंट डिडक्ट होता रहता है। उसके बाद फिर उसे 200 रुपये की सब्सिडी उसके अकाउंट में आ जाती है। जी विनीत जी, किस तरह के चैलेंजेस इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में आए हैं और किस तरह के एफर्ट्स उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए संक्षिप्त में जाना जाए? ये स्कीम भारत सरकार ने काफ़ी सफल रूप से क्रियान्वयन तो किया है। जैसा मैंने बताया कि इसका कवरेज तो लगभग 100% पूरे देश में हो चुका है, लेकिन अभी जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो ये हैं कि लोगों ने कनेक्शन तो ले लिया है, पर उसके बाद में रिफिल्स इसमें काफ़ी कम आ रहे हैं। अगर मैं एक सामान्य कस्टमर की बात करूं और एक उज्ज्वला कस्टमर की बात करूं, उज्ज्वला ग्राहक की बात करूं, तो सामान्य कस्टमर का जो नेशनल एवरेज आ रहा है वो करीब 6 से 7 सिलेंडर के बीच में आता है सालाना इतना सिलेंडर वो कंज्यूम करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम उज्ज्वला कस्टमर की बात करते हैं तो वर्ष 2016 में ये एवरेज 2 सिलेंडर से भी कम था। हालांकि इसमें बढ़ोतरी हुई है, आज की डेट में ये करीब लगभग 4 सिलेंडर तक पहुंच गया है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो 4 से थोड़ा सा ऊपर है और नेशनल एवरेज करीब 3.71 सिलेंडर्स पर ईयर का आ रहा है।
तो इसमें चैलेंजेस यही हैं कि लोगों ने कनेक्शन ले लिया है, लेकिन रिफिल अभी भी उतनी नहीं आ रही है, परिवर्तन नहीं लिया है, आदतों में परिवर्तन नहीं आ रहा है, फॉसिल फ्यूल अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो उसके लिए 2-3 कारण होते हैं किसी इस योजना को सफल बनाने के लिए। जैसे पहला तो ये है कि हमारे सिलेंडर की लास्ट माइल रीच होनी चाहिए, यानी कि अंतिम घर किसी भी गांव, दूर दराज क्षेत्र में, दूर दराज गाँव में, दूर दराज घर में, वो अंतिम ग्राहक तक वो सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। दूसरा, एक ग्राहक के मन में अभी भी ये संशय रहता है कि लकड़ी तो फ्री में उपलब्ध है, जंगल में गए लकड़ी काट लाए, या जो खेतों में उनको जो पुआल या गाय का गोबर ये तो मुफ्त में उपलब्ध है। तो उन्हें लगता है कि अभी भी सिलेंडर भले ही उनको सब्सिडी के बाद अगर मान लो 800-900 रुपये का पड़ रहा है, तो अभी भी उन्हें लगता है वो महंगा है। और एक तीसरी बात इसमें जो चैलेंज आ रहा है मुख्य, वो ये है कि जागरूकता का थोड़ा सा अभाव है। कुछ लोगों को स्वास्थ्य के प्रति उतनी जागरूकता नहीं है कि जो लोग अपना कन्वेंशनल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, अनक्लीन फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। और तीसरा, इसके अलावा कि उन सुरक्षा के प्रति उन्हें अभी भी संशय रहता है। कभी कभी जैसे हम सुनने में आता है कि कुछ दुर्घटनाएं हो गई एलपीजी से संबंधित, तो उन्हें सुरक्षा का थोड़ा सा जानकारी का अभाव है, इसके लिए भी थोड़ा सा उन्हें संशय रहता है। तो हालांकि इनके लिए सभी तीनों ऑयल कंपनियां, सरकारी ऑयल कंपनियां काफ़ी प्रयास कर रही हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगा। जैसे पहली चीज़ है कि लास्ट माइल अवेलेबिलिटी, इंश्योरिंग लास्ट माइल अवेलेबिलिटी ऑफ दी सिलेंडर्स। तो उसके लिए अभी तक जैसे हमारे कुछ ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रीय वितरक हम लोगों ने, ऑयल कंपनीज ने नियुक्त किए हैं। अगर मैं बात करूं केवल राजस्थान स्टेट की, तो करीब 783 ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रीय वितरक राजस्थान स्टेट में तीनों ऑयल कंपनीज ने नियुक्त किए हुए हैं। हमारे टोटल वितरकों की संख्या पूरे राजस्थान राज्य में करीब 1300 से थोड़ी सी ज़्यादा है, उसमें से 783 रिमोट एरियाज़ के लिए हैं। तो यानी कि सरकार और तीनों ऑयल कंपनियां कटिबद्ध हैं कि इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि सिलेंडर की उपलब्धता अंतिम घर तक सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा हम लोगों ने उनको सुरक्षा की जागरूकता बढ़ाने के लिए एलपीजी पंचायत के नाम से भारत सरकार ने योजना चलाई है। और जैसे मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम को रिप्रेजेंट करता हूं, तो पूरे देश में हम लोगों ने इस बार लक्ष्य लिया है कि 25,000 प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत का हम आयोजन करेंगे, जिसमें कि हम उनको कस्टमर्स को उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूक करेंगे और उनके एलपीजी से होने वाले फ़ायदे और एलपीजी ना यूज़ करके बाकी फ्यूल यूज़ करने के होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करेंगे। और इसके अलावा हमने एक और एलपीजी सखी के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है। होता क्या है, गाँव में महिलाएं होती हैं, उन्हें इस एलपीजी की सुरक्षित उपयोग के बारे में उतनी जानकारी भी नहीं होती है और बाकी अन्य फ्यूल के इस्तेमाल के दुष्प्रभाव की भी जानकारी नहीं होती है। और गाँव में महिलाएं पुरुषों से अधिकांशतः बात करना पसंद नहीं करती हैं, या दिन में पुरुष लोग खेतों में चले जाते हैं, गाँव में महिलाएं खुलकर बात कर पाएंगी। तो बाकी और हमारा कोई प्रतिनिधि जाता है तो उससे खुल के बात नहीं कर सकती हैं। मैं दूरदर्शन के माध्यम से ईशान आपसे जानना चाहूँगा, किस तरह के प्रिकॉशंस एक एलपीजी सिलेंडर के यूज़ करने के समय में लेने चाहिए। आमतौर पर लोग बड़े कैजुअल होते हैं, टेढ़ा सिलेंडर रख देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ख़त्म हो जाता है। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? पुनीत जी, इसको मैं एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगा। मेरे साथ हैं प्रतुल सिंगल। जब गैस सिलेंडर आपके घर पे डिलीवर होते हैं या जब आप इसका लाभ उठाते हैं, तो आपको किन किन सावधानियों को देखना ज़रूरी है, उसके बारे में मैं प्रतुल से रिक्वेस्ट करूँगा, ये आपको बताएंगे। थैंक यू सर। नमस्कार सभी दर्शकों को। आज मैं आपको एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले जो आपके घर में चूल्हा होता है, चूल्हे को हमेशा सिलेंडर से थोड़ी ऊंचाई पे रखना चाहिए। इसका उद्देश्य ये है कि मान लीजिए घर में अगर कोई रिसाव होता है तो उस स्थिति में चूल्हे की आग सिलेंडर तक ना पहुँचे और सिलेंडर में ब्लास्ट ना हो। दूसरा, आप कभी भी चूल्हा और सिलेंडर इस्तेमाल करें तो एक ऐसे वातावरण में करें जो कि खुला हो, जहाँ खिड़कियाँ खुली हों। कभी भी बंद वातावरण में उसका इस्तेमाल ना करें, हवादार जगह पे होना चाहिए। तीसरा, अगर आपको कभी भी सिलेंडर में गैस रिसाव का खतरा लगता है या उसकी स्मेल आती है, इसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है जो कि जिससे स्मेल आती है, तो उस स्थिति में ना तो किसी स्विच को छुएं, ना कोई आग वाली वस्तु जलाएं, कहीं से भी इसको स्पार्क नहीं मिलना चाहिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम यही है कि घर की सारी खिड़की, सारे दरवाजे खोल दें और आपके जो वितरक हैं उनके मैकेनिक को फ़ोन करें। अगर उनसे संपर्क नहीं हो पाता है
तो एक हेल्पलाइन नंबर है 1906, इस पर कॉल करें और उसी वक्त आपके जो भी प्रॉब्लम है उस पर एक्शन लिया जाएगा। तीसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपना चूल्हा इस्तेमाल करें तो उसके इस्तेमाल के साथ एक होस पाइप आती है। इस होस पाइप की एक वैलिडिटी होती है। जैसे आपके घरों में आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, चाहे शैम्पू हो, चाहे दवाइयाँ हो, कुछ भी हो, आजकल सबकी एक वैलिडिटी होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है। इसीलिए इस होस पाइप की भी एक्सपायरी डेट होती है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कुछ टाइम बाद एलपीजी के प्रभाव से ये डिग्रेड होने लगती है। इस वजह से इसकी एक एक्सपायरी डेट रखी जाती है जो कि पूर्णतः 5 साल होती है। जिस दिन ये मैन्युफैक्चर हुई है उससे 5 साल तक। तो ये जो है ये एक्सपायरी डेट हर होस पाइप पे यहाँ पे लिखी होती है। अगर आप चाहें तो ये अपने घर पे चेक करिए, और अगर आपको लगता है कि ये एक्सपायर्ड हो चुकी है या होने वाली है तो पूर्णतः अपने वितरक से संपर्क करिए और इस होस पाइप को चेंज कराइए। एक इसमें महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ, तो कभी भी आप अपना होस पाइप और रेगुलेटर, ये एलपीजी रेगुलेटर होता है, इसको यूज़ करें तो इस पर ध्यान रखें कि ये होस पाइप रेगुलेटर में पूर्णतः फिट होना चाहिए। आप जब भी इसको फिट करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी तरह डिज़ाइन किया जाता है कि जब ये अंदर फिट हो जाए तो इसके बाद ये आसानी से बाहर ना आए। तो ये ऐसे फिट हो जाती है। फिर इसके बाद आपको रेगुलेटर यूज़ करने के लिए रेगुलेटर को अंदर दबा के सिलेंडर में लगाना है। अभी इसके साथ साथ प्रतुल, क्या हमें रात को इसे बंद भी करना पड़ता है? जी, रेगुलेटर को बंद करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो सर ने हमें बताई कि रात को सोने से पहले 3 चीज़ का पूर्णतः ख्याल रखिए कि आपकी गैस बंद होनी चाहिए, होस पाइप पूर्ण तरह लगे होने चाहिए, और रेगुलेटर, आप देखिए ये रेगुलेटर में यहाँ ऑन और ऑफ लिखा रहता है, तो इस रेगुलेटर को हमेशा रात में सोने से पहले ऑफ करिए। क्योंकि मान लीजिए किसी कारणवश गैस में रिसाव भी होता है तो ये होस पाइप या चूल्हे से कहीं भी रिसाव नहीं होगा, क्योंकि सिलेंडर तक वो गैस रह जाएगी। धन्यवाद प्रतुल। जैसे प्रतुल ने बताया कि हमें कोई भी लीकेज की संभावना के समय हमें 1906 पे कॉल करना चाहिए, और 1906 पे आप संपर्क करेंगे तो एक कॉल सेंटर से कॉल उठाएगा और तुरंत आधे घंटे के अंदर या 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही आपके यहाँ पे एक व्यक्ति पहुँच जाएगा जो आपको पूर्ण तरह से उस लीकेज को संभालने के लिए सक्षम रहेगा। इसके साथ साथ जब आपके यहाँ पे सिलेंडर की डिलीवरी होती है, जब आप गैस रिफिल करवाते हैं, तो आपको कुछ जानकारियों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो आपके यहाँ पे डिलीवरी मैन सिलेंडर देने आते हैं तो उसके पास एक वजन तोलने की मशीन रहती है, इस तरीके की वो मशीन होती है, तो वो मशीन से आप वजन तुलवा कर ही गैस सिलेंडर लें। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस डिलीवरी मैन के पास इस टाइप की 2 मशीन्स भी रहती हैं, इनको हम गैस लीक डिटेक्टर बोलते हैं। ये इन दोनों मशीनों में को अगर आप सिलेंडर पे लगा के चेक करते हैं तो अगर किसी भी वजह से वो सिलेंडर डिफेक्टिव है या वो काम करने लायक नहीं है तो इनमें नीडल्स होती हैं, वो नीडल्स में डिफ्लेक्शन आ जाता है, तो उससे पता लगता है कि वो सिलेंडर सही नहीं है, और तुरंत आप उस सिलेंडर को वापस करके एक नया सिलेंडर उससे ले सकते हैं डिलीवरी मैन से। तो इन दोनों चीज़ों का विशेषता ध्यान रखें कि जब भी आपके पास सिलेंडर डिलीवर हो तो वजन तुलवाकर और लीकेज चेक करवाकर ही सिलेंडर लें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतुल। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बहुत जरूरी जानकारी हमारे ग्राहकों के साथ साझा की। धन्यवाद। थैंक यू ईशान फॉर एक्सप्लेनिंग इन अ ल्यूसिड मैनर। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस डेमोन्स्ट्रेशन को दिखाया, और उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपके काम में आएगा। जो भी महती जानकारियाँ विनीत जी ने और ईशान ने दी हैं, बहुत पिन पॉइंटेड और ग्रास रूटेड लेवल पर जानकारियाँ दी हैं, और मैं सबसे पहले आप दोनों को बधाई देना चाहूँगा और आपकी टीम को कि 2016 से 2023 जनवरी में इतने कम समय में इतने बड़े लक्ष्य को हासिल कर देना, एक सामाजिक परिवर्तन को करके दिखा देना, ये निश्चित तौर पर अच्छी भावना, वेल थॉट टीम प्लान और प्रॉपर एग्जीक्यूशन पॉलिसी के साथ ही संभव हो पाया है। आने वाले एपिसोड्स में माननीय प्रधानमंत्री जी की इसी प्रकार की और जो दूसरी योजना है उसके विषय में जानकारी देते रहेंगे। आप दोनों स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।